अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन करने जा रहे हैं। मोस्टली अगर 100 में से देखें तो 80% इस क्वेश्चन के चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। तो इसको मैं बड़े ही ब्रीफली समझाऊंगा, तो मेरे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं जी। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन सिंपली पढ़ूंगा, उसके साथ बाद में मैं जो है इसकी डेरिवेशन के साथ इसकी डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा। तो डेफिनेशन इसकी है द रेट एट विच, रेट जब भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब है वक़्त के साथ हम बात कर रहे हैं, टाइम के लिहाज से हम किसी भी चीज़ की स्पीड की बात कर रहे हैं। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, द रेट एट विच कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, वो इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लफ्ज़ है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है ये मैंने लिखा कि एक्टिव मास इज़ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, कि किसी सब्सटेंस की मोल्स के अंदर जितनी कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो उसका एक्टिव मास है। फॉर एग्जांपल इस अमोनिया की फॉर्मेशन के अंदर मैंने 1 मोल लिया नाइट्रोजन का और 3 मोल लिए किसके, हाइड्रोजन के। अब इसमें टोटल कितने मोल हो गए रिएक्टेंट के, 4। तो ये 4 मोल एक्टिव मास है रिएक्टेंट का। सो द एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन, ये इसके मोल कितने हैं, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं एक्टिव मास। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर हम जितने मोल लेते हैं रिएक्टेंट्स के वो उसका एक्टिव मास कहलाता है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्टिव मास। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इसके एक्टिव मास का हासिले ज़रब, उर्दू में हम कहते हैं हासिले ज़रब ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होंगे, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है एक्टिव मास की, यानी नाइट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन ली है या हाइड्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन ली है, उसका यूनिट हमेशा यही होगा मोल पर डीएम क्यूब। इसमें जब हम केसी के यूनिट निकालेंगे तो हम कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब जो है वो यूज़ करेंगे और यही होता है। और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये शो कर रही हैं कंसंट्रेशन को, और किसकी कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं। अब अगर आप इस तरह से कोई ये लाइन लगा देंगे हाइड्रोजन, इस तरह से आप कर्ली ब्रैकेट्स वगैरह लगा देंगे तो ये कंसंट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। सबसे पहले देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, ए एंड बी रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं प्रोडक्ट सी एंड डी। ये आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसको कहते हैं, रिवर्स किसको कहते हैं। तो ये आपका जो ए और बी, ऊपर वाला जो 1 हेडेड एरो है, इसका मतलब है कि ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी के अंदर, और नीचे वाला 1 हेडेड एरो जो है ये शो कर रहा है कि सी और डी कन्वर्ट हो रहे हैं ए और बी में। यानी ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपका रिवर्स रिएक्शन। अब जो यहाँ पे है कि जी द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो भी कंसंट्रेशन होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा।
ठीक है। अब मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से डिनोट कर दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगा दिया K, और ये फॉरवर्ड F आ रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड का कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके साथ ये कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, यानी यहाँ कोई भी रिएक्टेंट्स होंगे, जैसे इस केस में यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ A और B की जगह पे क्या आएंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये एक जनरल रिएक्शन है, A और B कोई केमिकल नहीं है, ये जनरल रिएक्शन है। तो इसी तरह से जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे C और D है, और इस केस में प्रोडक्ट सिर्फ अमोनिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को R स्मॉल r से डिनोट कर दिया, रेट ऑफ रिवर्स, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए कांस्टेंट लगा दिया K, और साथ लिख दिया R के लिखा क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया KR। अब इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होता है? इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होती है कि जब जनाब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड, फर्स्ट लेक्चर की बातें हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो कहलाता है, तब क्या स्टैब्लिश हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर हो, हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स चल रहा होता है। उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल हो जाता है। अब देखें रेट ऑफ फॉरवर्ड RF की जगह पे ये वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। ये इक्विलिब्रियम हालत में हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स के, तो RF की जगह पे, यानी ये RF की जगह पे आप कह लें इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में RF की जगह पे हम KFAB लिख सकते हैं, इसी तरीके से RR की जगह पे KR और CD लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब KR इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। KF ओवर KR इज इक्वल टू, ये आपका आ गया C एंड D डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे A एंड B। अब रेशो जो है कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड टू कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन की रेशो कहलाती है, क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ये इसके इक्वल KC के इक्वल है। तो ये मेरे पास क्या आ गए, ये KC की वैल्यू आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, विच इज इक्वल टू, ये क्या है मेरे पास रिएक्शन के अंदर, ये मेरे पास है प्रोडक्ट, और ये मेरे पास है रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है KC इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर, ये सीधी ब्रैकेट्स लगानी है आपने, ओवर रिएक्टेंट्स। KC इक्वल टू प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन है, अब इसका भी आपको KC निकालने को कहा जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। KC इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है, अगर आपने इसका KC निकालना है तो इसका KC इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। यहाँ पे मेन बात कि ये जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, ये कहाँ जाएंगे, आपको लॉ ऑफ मास एक्शन इस तरह से सवाल आएगा कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन विद जनरल एग्जांपल। तो ये जनरल एग्जांपल है, ठीक है, जनरल एग्जांपल ये लॉ ऑफ मास एक्शन की है। अब इसमें हम कोएफिशिएंट को देखते हैं कि कोएफिशिएंट कहाँ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में मैं पुट करके बता दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ मोल है 1, यहाँ स्मॉल a है, यहाँ स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हम ये रिएक्शन A B C D फर्ज करेंगे ये इसके कोएफिशिएंट है, जैसे इस रिएक्शन के 1, 3 और 2 हैं।
अब ये जो रिएक्शन के अंदर इन सब्सटेंस के कोएफिशिएंट होंगे ना, ये आपके कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी, जिसके साथ जो भी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट के साथ जो उसका मोल होगा, या हम इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट होगा, वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर। जैसे ए के साथ ये स्मॉल ए है, ये इस स्मॉल ए की पावर कैपिटल ए की पावर बन जाएगा। इस तरीके से बी के साथ क्या है, ये इसकी पावर बन जाएगा। सी के साथ क्या है, स्मॉल सी, ये इसकी पावर बन जाएगा। और डी के साथ क्या है, स्मॉल डी। इस केस के अंदर ये 1 पावर बन जाएगा, 3 पावर बन जाएगी और 2 पावर बन जाएगी। ये एग्जांपल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये इसके ऊपर ए बी और ये सी डी, इसी तरीके से इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी, सी एंड डी। सिमिलरली इसके ऊपर सी डी, ए एंड बी, सी स्मॉल डी, ए एंड बी। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर जो भी पावर होगी, यहाँ पे मैं अल्फ़ा और ये बीटा लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, जो भी पावर, जो भी कोएफिशिएंट होंगे आपके रिएक्शन के अंदर, वो आपकी बन जाएगी आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की पावर। तो ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया, जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है किसके दरमियान, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स के, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के, रिएक्शन की स्पीड क्या है, यानी रिएक्शन का रेट और एक्टिव मास के अंदर क्या रिलेशन है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो इसको डिस्क्राइब करता है। तो इसके अंदर जो आपका सवाल बनता है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन विद जनरल एग्जांपल। तो ये आपने सारा लिखना है, ये डेफिनेशन, उसके बाद आपने पहले सिंपल एग्जांपल देनी, जैसे मैंने पहले सिंपल एग्जांपल दी, उसके बाद आपने लिखना है जनरल एग्जांपल, फिर आपने यही प्रोसीजर सारा करना है और एंड पे आपने ये 2 लाइनें लिख देनी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।